हेलो गाइस। सो इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन की जो हमने सीरीज स्टार्ट की थी उसमें हम काफी चैप्टर डिस्कस कर चुके हैं, जिनमें से लास्ट जो लेक्चर हमने डिस्कस किया वो था पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, उसके बारे में हमने सारी डिस्कशन की। और इसके अलावा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, सैलिएंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। बहुत सारी चैप्टर्स हम डिस्कस कर लिए, राइट। उसी सीरीज में अब जो नेक्स्ट जो चैप्टर है वो हमारा है फेडरल सिस्टम। ठीक है, तो आज हम इस चैप्टर को डिस्कस करेंगे। देखो इस इसमें क्या क्या डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अपन ये देखेंगे फेडरल सिस्टम क्या होता है, यूनिटी सिस्टम क्या होता है, उसके बाद उनका दोनों कंपैरिजन देखेंगे, राइट। उसी के साथ इंडिया के जो फेडरल फीचर है उसकी कॉन्स्टिट्यूशन की क्या क्या उसकी क्या है फीचर्स है। इसके साथ ही इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन में जो यूनिटरी फीचर है वो कौन कौन सी है, राइट। इसी के साथ ही हम ये भी देखेंगे कि एक्चुअली में इंडिया का एक्चुअली जो है फेडरल जो सिस्टम है वो किस प्रकार का है। ठीक है, अलग अलग पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स ने क्या क्या उसके बारे में बोला है, राइट। तो हमारा हम लास्ट में से चैप्टर को पूरा कर लेंगे। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, राइट, हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं, राइट। सो हाँ, तो हाँ देखो, हाँ सबसे पहले है ना, आपको ये पता होना चाहिए कि जो पॉलिटिकल साइंटिफिक होता है वो गवर्नमेंट को दो दो मतलब टाइप में डिवाइड करते हैं। एक तो बोलते हैं यूनिटरी, दूसरा बोलते हैं फेडरल। बोलते क्यों है, किस बेसिस पे बोलते हैं, वो बोलते हैं देखो नेचर ऑफ जो देखो आपकी नेशनल गवर्नमेंट होती है और जो रीजनल गवर्नमेंट होती है ना, उनके बीच में जो रिलेशन होता है, मतलब यहाँ पे देखो जनरली दो गवर्नमेंट्स होती हैं। जैसे एक यूनियन गवर्नमेंट हो गया सेंट्रल, एक हो गया प्रोविंशियल गवर्नमेंट। उनके बीच का जो रिलेशन है उसके बेस पे क्या बोलते हैं ये, इसके बेस पे बोलते हैं कि कोई गवर्नमेंट क्या है, क्या है, यूनिटरी है या फेडरल है। ठीक है, सो देखो हाँ सिंपल यूनिटरी, देखो यूनिटरी गवर्नमेंट क्या होती है, जिसमें है ना सारी जो पावर्स होती है वो किसमें सेंटर्ड होती है, यूनिटरी जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है और जो नेशनल गवर्नमेंट होती है उसमें सेंटर्ड होती है। और रीजनल गवर्नमेंट या तो होती नहीं है, अगर होती भी है तो वो उससे पावर कहाँ से लेती है, अपनी नेशनल गवर्नमेंट से लेती है। इसके अलावा जो फेडरल गवर्नमेंट होती है ऑन द अदर हैंड क्या होता है, उसमें सारी पावर्स जो डिवाइडेड होती है सेंटर और जो आपकी नेशनल और जो रीजनल गवर्नमेंट है उनमें क्या होती है, वो कॉन्स्टिट्यूशन ही डिवाइड करके रखता है। ठीक है, बस आपको याद रखना है, सिंपल। देखो कहने का मतलब ये है कि पॉलिटिकल जो साइंटिस्ट होते हैं वो जनरली गवर्नमेंट्स को दो पार्ट्स में दो मतलब क्लासिफाई करते हैं, दो टाइप में, एक तो यूनिटी, दूसरा फेडरल। वो कौन से बेसिस पे करते हैं, वो करते हैं नेशनल गवर्नमेंट और रीजनल गवर्नमेंट का जो रिलेशन होता है वो किस टाइप का रिलेशन है उसके बेस पे क्या करते हैं, अलग अलग उसमें कैटेगरी डालते हैं। देखो यूनिटरी में क्या होता है कि सारी पावर सेंट्रल जो नेशनल गवर्नमेंट होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट होती है या यूनियन गवर्नमेंट जिसे बोलते हैं, उसमें होती है सारी पावर उसकी होती है। या तो रीजनल पावर होती नहीं, रीजनल जो गवर्नमेंट्स होती नहीं, अगर होती भी है तो वो पावर कहाँ से डिराइव करती है, अपनी नेशनल गवर्नमेंट से या सेंट्रल गवर्नमेंट से डिराइव करती है। जबकि फेडरल सिस्टम में क्या होता है, उनमें क्या होता है, पावर का डिवीजन होता है। ठीक है, सॉरी, उनमें क्या होता है, डिवीजन ऑफ पावर होता है बिटवीन नेशनल गवर्नमेंट एंड द रीजनल गवर्नमेंट। और वो कहां से होता है, कॉन्स्टिट्यूशन खुद ही करता है, ऐसे नहीं कि आप किसी एक्ट के थ्रू, जब नो इट्स लाइक कॉन्स्टिट्यूशन में खुद में लिखा होता है कि कौन सी पावर नेशनल गवर्नमेंट, कौन सी रीजनल गवर्नमेंट। ठीक है, और देखो ब्रिटेन जो हमारा जो ब्रिटेन है, फ्रांस है, जापान, इन सब, चाइना, इटली, नॉर्वे, स्वीडन, इनमें क्या है, यूनिटरी गवर्नमेंट है। ठीक है, जबकि आपका जो यूएसए, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, रशिया, ब्राजील, अर्जेंटीना, इन सब में क्या है, फेडरल गवर्नमेंट है। तो देखो ब्रिटेन जहां से हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट लिया है, फ्रांस, ठीक है, जापान, चाइना, इटली, नॉर्वे, स्वीडन, जो ये नॉर्वेडिक जो कंट्रीज है, नॉर्डिक कंट्रीज, ठीक। और जो यूएस, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ये सब कुछ के, कनाडा जहां से हमने बहुत सारे प्रो जो यूनिटरी फीचर्स लिए हैं। ठीक है, और रशिया तो ठीक है आपको पता ही होगा, राइट, ब्राजील है, ये तो यूएसए। तो देखो बेस जो मॉडल है फेडरलिज्म का वो है यूएसए, राइट। तो अपन देखेंगे सबको नेक्स्ट। और देखो इसमें कुछ है क्या, ठीक है। हाँ बस फेडरल गवर्नमेंट देखो, जो नेशनल गवर्नमेंट उसको क्या क्या नाम से बुलाया जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट बोल देते हैं, यूनियन गवर्नमेंट बोल देते हैं, और रीजनल गवर्नमेंट को क्या क्या बुला सकते हैं, स्टेट गवर्नमेंट बोल देते हैं, प्रोविंशियल बोल देते हैं, या रीजनल। ठीक है, जो भी है इसमें कुछ ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं है आपको, मतलब ठीक है याद रहे तो ठीक, वरना कोई नहीं, क्रूज कर सकते हो सीधा, राइट। अब देखो अपन ये जो क्या बोलते हैं इसको अपन थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, एक्चुअली में जो यूनिटरी गवर्नमेंट है और जो आपकी जो क्या बोलते हैं उसको जो फेडरल गवर्नमेंट है, उसको कंपैरिजन अपन थोड़ा डिटेल में देखेंगे। ठीक है, अब देखो मैं थोड़ा बता देता हूँ कि फेडरेशन का वर्ड का मीनिंग क्या होता है। देखो फेडरेशन लैटिन वर्ड जिस फ्लूइड से बना है, जिसका मीनिंग होता है एग्रीमेंट। मतलब फेडरेशन वो होता है जिसमें स्टेट्स की कई यूनिट्स
ट्रीटी एग्रीमेंट के थ्रू बनती है, राइट। मतलब कोई स्टेट एग्रीमेंट या ट्रीटीज के थ्रू बनता है, उसे बोलते हैं फेडरेशन, ठीक है। और इन फेडरेशन यूनिट्स को क्या क्या बोलते हैं, स्टेट्स भी बोलते हैं, रीजन्स बोलते हैं, कैनन्स, प्रोविंसेस, रिपब्लिक्स वगैरह बोलते हैं, कुछ ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है नहीं। और हाँ, अब ये इंपॉर्टेंट है आपको, देखो फेडरेशन है ना दो तरीके से बन सकता है, राइट। कैसे हो सकता है, देखो उसके बनने के दो तरीके हैं, वो मैं आपको, एक तो होता है वे ऑफ इंटीग्रेशन, दूसरा वे ऑफ डिसइंटीग्रेशन। अब आपको वर्ड से पता चल जाएगा कि इंटीग्रेशन मतलब क्या हो रहा है, कुछ लोग अलग अलग थे फिर एक साथ आ गए, डिसइंटीग्रेशन मतलब पहले साथ थे फिर अलग हो गए, ठीक है। तो इंटीग्रेशन में क्या होता है, मान लो कुछ यूनिट्स है, ठीक है, जो इंडिपेंडेंट है पहले, जो मिलिट्री के लिए और थोड़े उनके पैसे भी कम है, तो ऐसी यूनिट्स एक साथ आती है और एक क्या बनाती है, बिग और स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट, और बिग या स्ट्रॉन्ग क्या बनाते हैं, सेंट्रल लेवल पे गवर्नमेंट बनाते हैं, ठीक है। जैसे यूएसए में हुआ था, राइट। यूएसए में देखो 1787 में ऐसा हुआ था, 1787 में ऐसा हुआ था जब अमेरिकन रिवॉल्यूशन के बाद ये उन्होंने फैसला किया, अमेरिका जो रिवॉल्यूशन हुआ था ना 1775 से 83 तक, ठीक है। तो इनिशियली जो यूएसए के 13 स्टेट थे उन्होंने मिलके 1787 में एक एग्रीमेंट किया कि अब हम है ना, क्योंकि उनको बहुत ज्यादा टॉर्चर वो करते थे, एक्सप्लॉइट करते थे, जो ब्रिटिशर्स वगैरह यूरोपियंस थे, ठीक है, वो उनको बहुत कॉलोनाइज भी कर चुके थे और फिर भी वो करते एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर रहे थे। तो उन्होंने मिलकर बोला कि 30 स्टेट थे टोटल उस टाइम पे, तो उन्होंने बोला कि अब है ना अपन एक साथ मतलब मिलके लड़ेंगे, ठीक है। तो उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग बना दिया स्टेट, जिसे बोलते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। देखो अमेरिका यूनाइटेड स्टेट, यूनाइटेड मतलब सब साथ मिलके आए, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड यूनाइटेड स्टेट्स, राइट। और देखो दूसरा तरीका है, मैं आपको बता देता हूँ, दूसरा जो तरीका है वो है डिसइंटीग्रेशन। डिसइंटीग्रेशन में क्या होता है, उसमें क्या होता है, एक बहुत बड़ी यूनिट होती है जो बहुत बड़ी होती है, ठीक है, बट उससे काम अच्छे से नहीं हो पाता है, इफिशिएंटली काम नहीं हो पाता है बड़ी यूनिट से। जैसे बहुत बड़ी कोई प्रोविंस है, ठीक है, तो उससे मतलब गवर्नमेंट अच्छे से नहीं चल पा रही है, तो वो क्या करती है, छोटी जो उसकी यूनिट्स उनको पावर दे देती है, ठीक है, उनको ऑटोनॉमी वगैरह देके फिर क्या करती है, गवर्नमेंट चलाती है। तो इस तरह के जो तरीका है उसको बोलते हैं आपका बाय वे ऑफ डिसइंटीग्रेशन, बाय वे ऑफ डिसइंटीग्रेशन। और जो यूएसए ने जो ये तरीका अपनाया था कनाडा ने, कनाडा के बहुत सारे लाइक पांच यूनिट्स थी। कनाडा पहले बहुत स्ट्रॉन्ग यूनियन था, बहुत ज्यादा, फिर उन्होंने लगा कि अब जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो पब्लिक जो इंटरेस्ट है वो अच्छे से सर्व नहीं हो रहा है, तो उन्होंने क्या किया, वो अपने जो पावर्स को उन्होंने दे दिया, जो रीजनल गवर्नमेंट्स को दे दिया, कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया ये बात, ठीक है, राइट। तो जो कनाडा में ऐसा हुआ था, राइट। तो हाँ यही बात है, बस कुछ नहीं है, ठीक है। हाँ 10 प्रोविंसेस थे, हाँ ये रहा, सॉरी चार चार, ये पहले कितने थे, 4 थे और अभी 10 हो गए, राइट। यूएसए में पहले 13 थे, 13 स्टेट ने मिलकर यूएसए बनाया, जबकि कनाडा में क्या करे, कनाडा बड़ा स्ट्रॉन्ग यूनियन था, उसका डिसइंटीग्रेशन हुआ और 4 प्रोविंसेस ने उसने पावर ऑफ डिवीजन ऑफ पावर कर लिया, ठीक है। और एक कब बना 1867 में, इसको आप याद मत रखिए, बस आपको ये तरीका याद होना चाहिए कि देखो मतलब कहने का मतलब है कि फेडरेशन कौन कौन तरीके से बन सकता है। एक तो इंटीग्रेशन से बन सकता है, मतलब कुछ कमजोर यूनिट्स, जो वीकर जो यूनिट साथ मिलकर एक बड़ा यूनिट बना ले, उसको बोलते हैं इंटीग्रेशन का तरीका। दूसरा डिसइंटीग्रेशन, एक बहुत स्ट्रॉन्ग यूनियंस जो अपनी पावर को किस में ट्रांसफर कर दे, जो रीजनल जो गवर्नमेंट्स वगैरह होती है, जो सब यूनिट्स होती है उनको ट्रांसफर कर दे, उसे बोलते हैं बाय वे ऑफ डिसइंटीग्रेशन। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है कि इंडिया एक फेडरल सिस्टम है, ठीक है, इंडिया को फेडरल सिस्टम के तौर पे वो करता है, ठीक है। देखो अब हमने फेडरल सिस्टम को अडॉप्ट किया, आप ये भी तो पूछ सकते हैं यार कि यूनिटरी भी तो अच्छा, ब्रिटेन वगैरह में तो जहां से हमने काफी प्रोविजंस लिए हैं, ठीक है, वहां तो यूनिटरी सिस्टम है, फिर हमने फेडरल सिस्टम क्यों अडॉप्ट किया। तो इसके दो मेन रीजन है। सबसे बड़ा रीजन है कि यहाँ की लार्ज साइज, इंडिया बहुत बड़ा है, ठीक है। दूसरा यहाँ पे बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी, स्पेशली सोशो कल्चरल डाइवर्सिटी, ठीक है। आपने देखा ही होगा हमारे यहाँ पे अराउंड 1600 लैंग्वेज स्पीक होती है, बहुत ज्यादा कल्चर डाइवर्सिटी है, ठीक है, राइट। अलग अलग कस्टम्स है जहाँ, ठीक है, कहीं मेट्रोमोनियल सोसाइटी, कहीं पेट्रियार्की तो मोस्ट ऑफ कंट्री में है ही। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि देखो सपोज अगर इंडिया में यूनिटी सिस्टम होता है, कितना मुश्किल होता है एडमिनिस्ट्रेशन को रन करना, राइट। और मैक्सिमम पब्लिक इंटरेस्ट सर्व नहीं होता, राइट, उस टाइम पे उससे, राइट। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो फादर से उन्होंने सोचा कि देखो इंडिया की डाइवर्सिटी भी, उनका जो इंडियन सोसाइटी का नेचर, इंडिया का जो सारा सिस्टम ही डाइवर्सिफाइड है, राइट। और इतनी बड़ी कंट्री, यहाँ पे इतने ज्यादा लोग हैं, उस टाइम पे 39 करोड़ के आसपास लोग थे, राइट, इंडिया में, राइट।
तो आप समझ सकते हो कि इट वुड हैव बीन वेरी डिफिकल्ट टू रन ए कंट्री लाइक इंडिया विद यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, राइट। तो उन्होंने फेडरल सिस्टम अडॉप्ट कर लिया, राइट। बट सबसे बड़ी बात आपको याद ये रखनी है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी फेडरल वर्ड यूज नहीं हुआ है, आपको याद ये रखना बस। इसको तो मैं आपको मतलब क्या कर दूं, रेड ही कर देता हूँ, रुको। मतलब इसको तो आप भूल ही नहीं सकते। 1 मिनट। मतलब फेडरल जो वर्ड है वो कहीं भी यूज नहीं हुआ, याद रखना आपको। फेडरल वर्ड हैज नो वे बीन यूज इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, राइट। इंस्टेड इसकी जगह क्या इसके जगह यूज हुआ है, आर्टिकल 1 बोलता है कि इंडिया क्या है, यूनियन ऑफ द स्टेट्स है। आपको बस याद रखना है, इंडिया को बोला यूनियन ऑफ द स्टेट्स। और डॉक्टर अंबेडकर साहब ने इसका रीजन दिया कि इसको यूनियन ऑफ द स्टेट क्यों बोला है। उन्होंने बोला कि इंडिया की जो फेडरेशन है वो है ना एग्रीमेंट का रिजल्ट नहीं है अमंग जो उसके स्टेट्स हैं। जैसे मैंने क्या बोला, यूएसए में जब 18 आपके 18 1787 में जब 13 स्टेट्स यूएसए के मिलके उन्होंने एक बड़ा फेडरेशन बनाया, तो उन्होंने एग्रीमेंट किया कि आज से हमारे जो बिग ब्रदर होगा, जो फादर होगा, वो कौन होगा, अमेरिका होगा, यूनाइटेड स्टेट्स होगा, ठीक है। तो जबकि इंडिया में ऐसा कुछ नहीं होगा, आपने कभी सुना भी नहीं होगा कि सारे स्टेट्स ने मिलकर एग्रीमेंट वगैरह किया, राइट। ऐसा कुछ नहीं हुआ था, राइट, ऑब्वियस है। जबकि और राइट, ये हो गया। सेकेंडली क्या है कि इस इंडिया की स्टेट्स को राइट नहीं है मतलब इंडियन फेडरेशन से बाहर निकलने का। मतलब आज सपोज करो चाहे तो बिहार या असम ये नहीं बोल सकता कि हम इंडिया में नहीं रहना चाहते, राइट, हम इंडिया से बाहर। जैसे खालिस्तान वगैरह जो डिमांड्स वगैरह होती हैं वो यही तो है, इंडियन फेडरेशन के खिलाफ है। क्योंकि कोई भी स्टेट किसी भी स्टेट को राइट नहीं है कि वो क्या करे, इंडिया से फेडरेशन से बाहर निकल जाए। तो दैट्स वाई इंडिया क्या है, इंडिया के जो फेडरेशन, पहले बात क्यों यूज नहीं किया, क्योंकि इंडिया का फेडरेशन एग्रीमेंट का रिजल्ट नहीं है, ठीक है। दूसरा ये तो देखो, ये फर्स्ट सेकंड कंडीशन तो फेडरेशन में भी अप्लाई होती है। इवन यूएसए के जो स्टेट्स है उनको भी ये राइट नहीं है कि वो अमेरिकन फेडरेशन से बाहर निकल जाए। बट अमेरिकन फेडरेशन क्या है, एग्रीमेंट का रिजल्ट है, याद रखिएगा आप, अमॉन्ग स्टेट्स और द जो रिपब्लिक्स, जो प्रोविंसेस थे वहां पे, राइट, उस टाइम पे। बस हाँ, तो फर्स्ट कंडीशन है इंडिया जो फेडरेशन की जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन है उसको फुलफिल नहीं करता है, फर्स्ट क्राइटेरिया को। सेकंड क्राइटेरिया को इंडिया फुलफिल करता है, दैट्स व्हाई इंडिया वाज नॉट टर्म्ड एज फेडरेशन, राइट, इन कॉन्स्टिट्यूशन सेल्फ। फेडरेशन वर्ड यूज नहीं हुआ, दैट्स व्हाई, राइट, आपको याद रखना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपन, क्योंकि ये पूछ सकते हैं, ठीक है, आप यूपीएससी वगैरह में ना, प्रीलिम्स वगैरह में आप याद रखिएगा कि पूछ सकते हैं कि फेडरेशन वर्ड यूज हुआ नहीं हुआ। इंस्टेड यूनियन ऑफ स्टेट बोला है, क्या बोला है, यूनियन ऑफ द स्टेट बोला है आपको, बस याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट इंडियन जो ये बता देता हूँ, इंडियन जो फेडरल सिस्टम वो कैनेडियन मॉडल पे बेस्ड है, अमेरिकन मॉडल पे नहीं है, सिंपल है, मैंने बता ही दिया। कुछ नहीं इसमें, देखो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अभी। अब देखो इसमें कुछ नहीं, मैं आप मत वेस्ट करो टाइम, इससे देखो सिंपल है, कैनेडियन मॉडल पे बेस है। कैनेडियन में जो कनाडा में ना सेंटर को ज्यादा पावर दिया गया है, सिंपल है, ठीक है। तो द पावर इज टिल्टेड टुवर्ड सेंटर ओनली, बस इतना ये इससे एक्सप्लेन किया गया है, राइट। अब अपन देखते हैं कि इंडिया में मतलब फेडरल फीचर कौन कौन सी है, राइट, क्या क्या फेडरल फीचर्स है वो देख लेते हैं एक बार जल्दी से। देखो ड्यूअल पॉलिटी है इंडिया के फेडरल फीचर की। सबसे बड़ी जो फेडरल फीचर उसमें ये होता है कि यहाँ पे दो गवर्नमेंट्स होती है, ठीक है। एक यूनियन होती है, यूनियन गवर्नमेंट होती है, और सेंटर पे स्टेट गवर्नमेंट्स होती है, बस आपको बस इतना याद रखना है। और देखो इंपोर्टेंट जो मैटर्स है वो कौन देखती है, नेशनल इंपोर्टेंस मैटर, डिफेंस, कम्युनिकेशन वगैरह, इनको देखती है सेंट्रल गवर्नमेंट। जबकि जो नॉर्मल जो पब्लिक ऑर्डर, पुलिस, एग्रीकल्चर, हेल्थ वगैरह, इनको कौन देखता है, स्टेट गवर्नमेंट देखती है, ठीक है, बस आपको याद रखना है, राइट। नेक्स्ट है इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन रिटर्न है, ये तो आपको पता ही होगा, ऑब्वियस है। और उसमें आर्टिकल देखो प्रेजेंटली कितने आर्टिकल है, 470 आर्टिकल्स है, 25 पार्ट्स हैं और 12 शेड्यूल्स है। इट इज लेंथीस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड, लेंथीस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, राइट। तो बस आपको याद रखना है कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, डुअल पॉलिटी, मतलब दो गवर्नमेंट्स है, यूनियन लेवल पे गवर्नमेंट है और दूसरे स्टेट्स पे गवर्नमेंट्स है। यूनियन गवर्नमेंट्स इंपोर्टेंट मैटर्स लाइक डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, ये सब कुछ, करेंसी, कम्युनिकेशन वगैरह देखती है, राइट। जबकि स्टेट गवर्नमेंट्स पब्लिक ऑर्डर, अब एग्रीकल्चर, हेल्थ वगैरह, इनको देखते, पुलिस वगैरह को, राइट। नेक्स्ट जो फीचर है वो है डिवीजन ऑफ पावर। आपने पता ही होगा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लेजिस्लेटिव देखो तीन तरीके से पावर डिवीजन, 4 तरीके से। एक होता है लेजिस्लेटिव तरीका, मतलब लेजिस्लेचर के क्षेत्र में, एरिया में क्या होता है, फील्ड में आपको पावर डिवाइड होता है। दूसरा एग्जीक्यूटिव फील्ड में, तीसरा होता है फाइनेंशियल फील्ड में, थर्ड होता है जुडिशियल फील्ड में, राइट। तो जुडिशियल तो आपको पता ही होगा बिल्कुल अलग है,
ठीक है, उसका स्टेट गवर्नमेंट से इनसे कोई लेना देना कमी होता, राइट। आपको पता है उनका अलग ही, उनको इंडिपेंडेंट जुडिशरी का अलग दिया गया, राइट। बाकी बची लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव। फाइनेंशियल का ऐसा कुछ है नहीं, उनका टैक्स का वो हो जाता है, बंटवारा हो जाता है, वो कौन करता है, फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन पे होता है, राइट। आपको पता ही होगा आर्टिकल 280 बोलता है जिसे। तो देखो डिवीजन ऑफ पावर इन द टर्म्स ऑफ यूनियन लिस्ट बोलता है, देखो 7 शेड्यूल है, उसमें है ना 3 लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, स्टेट कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में यूनियन कौन लॉ बनाएगी, स्टेट लिस्ट में स्टेट बनाएगा, और कॉन्करेंट लिस्ट में दोनों बना सकते हैं, बट सेंट्रल अगर दोनों में कॉन्फ्लिक्ट होता है तो सेंट्रल का प्रिवेल करेगा, राइट। तो बस ये 7 शेड्यूल में दे रखा है, बस आपको इतना ही याद रखना है, सिंपल। अभी 98 सब्जेक्ट है, इतना को याद नहीं रखना आपको, ठीक है। अब देखो मैं आपको फिर से बता देता हूँ यहाँ पे फिर से, अगर यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट में कॉन्फ्लिक्ट होता है तो यूनियन लिस्ट प्रिवेल करेगी, अगर स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट में कॉन्फ्लिक्ट होता है तो कॉन्करेंट लिस्ट प्रिवेल करेगी, अगर कॉन्करेंट लिस्ट और यूनियन लिस्ट में होता है ऑब्वियसली तो यूनियन लिस्ट प्रिवेल करेगी। तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है यूनियन लिस्ट, उसके बाद कॉन्करेंट लिस्ट, उसके बाद स्टेट लिस्ट, राइट। ऐसे होता है, सिंपल। नेक्स्ट आगे बढ़ जाएंगे अभी। हाँ, आपको बस एक चीज याद रखनी, जो रेजिडुअरी पावर्स हैं, मतलब जो किसी भी लिस्ट में मतलब जिन्हें नहीं डाला गया वो किसके अंदर आती है, वो सेंटर के अंदर आती है, राइट। जबकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 जो होता उसमें है ना, आपको अगर थोड़ा बहुत आइडिया हो तो उस टाइम रेजिडुअरी पावर्स को किसको दी गई थी, गवर्नर जनरल को दी गई थी। बस आपको याद रखना है। जब यूएसए में रेजिडुअरी पावर्स किसको दी गई है, स्टेट्स को दी गई, कनाडा में सेंटर को दी गई है, बस सिंपल। तो चारों को अपन वो कर लिया आपने, कंपैरिजन कर लिया। रेजिडुअरी पावर को देखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 में गवर्नर जनरल को दिया, यूएसए में रेजिडुअरी पावर्स मतलब जो किसी भी लिस्ट में मेंशन नहीं सब्जेक्ट, ठीक है, उसको यूएसए में देगा स्टेट्स को, स्टेट को ज्यादा पावर दी गई वहां पे रेस्पेक्ट टू रेजिडुअरी पावर्स। और कनाडा में क्या, सेंटर को दिया गया रेजिडुअरी पावर्स का, ठीक है, और इंडिया में भी सेंटर को, राइट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फीचर इंडियन फेडरलिज्म की है जो है उसका सुप्रीमेसी, मतलब यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनशिप है, हाईएस्ट मतलब लॉ ऑफ द लैंड है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का लॉ लैंड है, और इससे ऊपर कुछ भी नहीं है, बस आपको याद रखना है। उससे ऊपर कुछ क्यों नहीं है वो मैं दिखा देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास जुडिशियल रिव्यू का प्रोविजन आर्टिकल 13 बोलता है, आपको पता होना चाहिए। आर्टिकल 13 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि विच इज वन ऑफ द फंडामेंटल राइट। तो आर्टिकल 13 जुडिशियल रिव्यू पावर देता है। अगर सुप्रीम कोर्ट को लगा कि कोई भी प्रोविजन या लॉ, ऑर्डर, एक्ट ऑफ इस गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड या मतलब पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर का कोई भी एक्ट मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के अगेंस्ट है, तो सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट हैज द पावर टू डिक्लेयर सच एक्ट, ऑर्डर्स, बाय लॉज, रूल्स एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, राइट। तो वो नल एंड वॉइड भी उसको डिक्लेयर कर सकती है। तो दोनों के पास पावर है, आपको याद रखना है। इस अकेले सुप्रीम कोर्ट के पास पावर नहीं, बल्कि रेदर हाई कोर्ट एंड सुप्रीम बोथ हैव द जुडिशियल विद रेस्पेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू अंडर आर्टिकल 13 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बट जुडिशियल रिव्यू एग्जैक्ट वर्ड वहां पे नहीं यूज किया गया, आपको ये भी पता होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन जो आर्टिकल 13 है उसमें जुडिशियल रिव्यू वर्ड यूज नहीं किया गया है। दैट्स व्हाई द इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन अब तो बेसिक स्ट्रक्चर का भी डॉक्ट्रिन आ गया, द केस भारतीय केस, ठीक है, उसमें 1973 24 अप्रैल, राइट। तो उसमें बेसिक स्ट्रक्चर का भी कॉन्सेप्ट दे दिया, मतलब उसको पार्ट को, जो बेसिक स्ट्रक्चर है उस पार्ट को पार्लियामेंट मतलब कैसी भी तरह उसको अमेंड नहीं कर सकती, राइट। ना उसको रिपील कर सकती है कैसे भी, ना उसको वेरिएशन कर सकती है, ना उसको ऐड कर सकता है कुछ ऐसा जो बेसिक स्ट्रक्चर के अगेंस्ट हो। नेक्स्ट जो फेडरलिज्म की फीचर है वो है रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। देखो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 368 है, वो अमेंडमेंट का प्रोसीजर बताता है, राइट, ठीक है। वो अमेंडमेंट बताता है कि कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना इतना आसान नहीं है। वो क्यों है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले अगर इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, जैसे फंडामेंटल राइट्स हो गए, डीपीएसपी वगैरह हो गए, उनको है ना पार्लियामेंट की स्पेशल मेजोरिटी चाहिए उसको अमेंड करने के लिए। जैसे स्पेशल मेजोरिटी में क्या होता है कि क्या बोलते हैं उसको, 2/3 मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग प्लस टोटल मेंबरशिप, टोटल मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस। मतलब कि सपोज करो लोकसभा में कितने मेंबर्स हैं आपके, 543 है करंटली, राइट। तो उनमें 2/3 मेंबर तो उस दिन प्रेजेंट होने चाहिए और वोट करने चाहिए उसमें से, मतलब जिस दिन जितने सपोज करो उस दिन आपके आगे मेंबर्स टोटल आपके 300 मेंबर आ गए, राइट। तो 300 मेंबर में से 200 मेंबर क्या करेंगे उस दिन, वोट करने चाहिए, राइट, इसके फेवर में, अमेंडमेंट के फेवर में। प्लस जो टोटल मेंबरशिप है
उसका मतलब उसका मेजोरिटी मतलब टोटल मेंबरशिप की मेजोरिटी मतलब 271 उस मतलब 273 अगर बंदे आ गए उस दिन, ठीक है, 273 से ज्यादा, तभी वो पास हो पाएगा। और अगर फेडरल फीचर अगर फेडरल स्ट्रक्चर से कंसर्न है तो उसको आपको स्पेशल मेजोरिटी प्लस हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर से भी आपको उसको करना पड़ेगा, वो अमेंडमेंट आपको वो करना पड़ेगा, क्या करना, रेक्टिफाई करवाना पड़ेगा उससे, राइट। बस ये आपको याद रखना है दो तरीके से, एक सिंपल मेजोरिटी होती है उससे अमेंडमेंट किया जा सकते हैं, बट वो आर्टिकल 368 उसके अंडर नहीं आते हैं, बस, राइट। हमने अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में ये इसको डिटेल में डिस्कस किया है, अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप उसको लेक्चर को रेफर करिए, ठीक है, उसमें से मैंने मतलब डिटेल में समझा इस चीज को, राइट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन काफी ज्यादा रिजिड है, राइट। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे इंडिपेंडेंट जुडिशरी है। इंडिपेंडेंट जुडिशरी देखो सुप्रीम कोर्ट भी है और हाई कोर्ट दोनों ही है। वो कैसे है, वो जरूरी क्योंकि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट है गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, ये पहले से एक बार ये स्टेटमेंट आया भी था, ठीक है। दूसरा है तो उसकी आपको इंडिपेंडेंट वो जुडिशियल रिव्यू का पावर भी सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के पास है। दैट्स व्हाई कॉन्स्टिट्यूशन ने उनकी उसको मेंटेन करने के लिए इंडिपेंडेंस को मेंटेन, उनको सिक्योरिटी ऑफ टेनर दिया, जज को फिक्स सर्विस कंडीशन दे दी कि मतलब उसको चेंज नहीं किया जा सकता, उनकी कंडीशंस फिक्स हैं। और अपन जब सुप्रीम कोर्ट के चैप्टर आएगा उसमें अपन मोर डिटेल में देखेंगे कि क्या होता है सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, कैसे होता है, उनका रिमूवल प्रोसीजर क्या होता है, ठीक है, सब कुछ उनके बाद प्रैक्टिस क्यों नहीं कर सकते, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उसके बाद ही नेक्स्ट फीचर बाई कैमरलिज्म। बाई कैमरलिज्म मतलब दो हाउस होने चाहिए। दो हाउस मतलब एक तो लोगों को रिप्रेजेंट करने वाला, एक स्टेट को रिप्रेजेंट करने वाला। तो इंडिया में दो है, देखो, एक तो राज्यसभा है जिसे परोस बोलते हैं, एक लोकसभा है जिसे लोअर हाउस बोलते हैं। राज्यसभा स्टेट्स को रिप्रेजेंट करता है, जबकि लोकसभा जो द पब्लिक ऑफ इंडिया, द पीपल ऑफ इंडिया को, इसे दैट्स व्हाई इट इज पॉपुलर हाउस भी बोलते हैं लोकसभा को और पीपल्स हाउस भी बोलते हैं, राइट। बस आप कुछ नहीं, तो दैट्स व्हाई इंडिया में बाई कैमरलिज्म है, यूएसए में भी है, ब्रिटेन में भी है, ठीक है। तो आ, तो देखो यूएसए राज्यसभा, इसको देखो राज्यसभा मैंने क्या बोला, स्टेट रिप्रेजेंटेशन करती है, स्टेट्स को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि वहां की जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज वगैरह होती है वही राज्यसभा के मेंबर्स को इलेक्ट करके भेजती है। दैट्स व्हाई द इलेक्शन ऑफ द राज्यसभा मेंबर्स आर आर थ्रू द प्रोसेस ऑफ इनडायरेक्ट इलेक्शन, राइट। कुछ मेंबर्स को नॉमिनेट भी किया जाता है बाय द प्रेसिडेंट, राइट। वो भी अपन देखेंगे जब पार्लियामेंट का जो चैप्टर आएगा, राइट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब देखो इंडिया में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये बात नहीं कि इंडिया में सिर्फ फेडरल फीचर्स, इंडिया में फेडरल फीचर्स के साथ यूनिटी फीचर्स भी हैं। वो कौन कौन सी वो देख लेते हैं। सबसे पहला बात है कि स्ट्रॉन्ग सेंटर है। वो क्यों है, देखो जो तीन लिस्ट है ना, सेंट्रल लिस्ट, जो आपकी यूनियन लिस्ट, कॉन्करेड लिस्ट, स्टेट लिस्ट, उसमें है ना फर्स्ट बात ये कि जो भी इंपोर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं वो यूनियन लिस्ट में डाले गए। इसके साथ ही जो ज्यादा नंबर मतलब सब मैक्सिमम नंबर्स किस में डाले गए, यूनियन लिस्ट में, राइट। और जो मोस्ट इंपोर्टेंट जो यूनियन जो आपके मैटर्स हैं वो यूनियन लिस्ट में डाले। तो स्टेट को देखो एक तो उनके सब्जेक्ट्स की नंबर ही कम है, सेकंड वो जो नंबर है वो भी इतने इंपोर्टेंट नहीं है, बस आपको याद रखना है, नाइस। अलोंग विद सेंटर की जो देखो कॉन्क्रीट लिस्ट में अगर सेंटर और स्टेट दोनों ने लॉ बना दिया है तो सेंटर का लॉ प्रोवेल करेगा अगर कॉन्फ्लिक्ट होता है तो। रेजुडरी पावर आपको मैंने बता ही दिया पहले ही कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है, राइट। और जैसे यूएसए में किसको दिया, स्टेट्स को दिया, खत्म। दैट्स व्हाई सेंटर इज वेरी स्ट्रांग इन इंडिया। नेक्स्ट स्टेट नॉट इंडेस्ट्रिक्टिबल। इंडेक्स इसको मैं सीधा बताता हूँ, स्टेट स्टेट्स आर डिस्ट्रिक्टिबल, मतलब स्टेट्स को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। वो कैसे किया जा सकता है, आर्टिकल 3 के थ्रू किया जा सकता है। तो इंडिया में स्टेट्स का कोई राइट टू टेरिटोरियल इंटीग्रिटी नहीं है, जबकि यूएसए में स्टेट्स, यूएसए जो यूनियन है, यूएसए का जो फेडरेशन है वो स्टेट्स की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी की बात करता है, ठीक है। बस जबकि यूनियन इंडिया में क्या है, इंडियन का जो यूनियन गवर्नमेंट है ना, बाय यूनिलेटरल एक्शन, मतलब एक तरफा काम से ही आपकी स्टेट को तोड़ सकती है, नाम चेंज कर सकती है, बाउंड्री बढ़ा सकती है, बाउंड्री घटा सकती है, स्टेट का स्टेटहुड छीन सकती है, कुछ भी कर सकती है। दैट्स व्हाई स्टेट को तोड़ा फोड़ा जा सकता है। और इसलिए इंडियन फेडरेशन को आर्टिकल 3 के थ्रू, ठीक है, आपको याद रखना है, बस फॉर्मेलिटी होती है इसमें। बस मैं आपको बता देता हूँ, हमने यूनियन एंड टेरिटरी चैप्टर में इसके बारे में अच्छे से डिटेल में देखा है, तो आप उस चैप्टर को उसको रेफर करिएगा, राइट। जबकि अमेरिका जो फेडरेशन उसको क्या बोलते हैं, इन इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ इनडिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स, मतलब इसकी ना तो यूनियन को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है ना स्टेट्स को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। जबकि इंडिया में यूनियन को तो डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता बट स्टेट को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। नेक्स्ट जो फीचर यूनिटरी फीचर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वो सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन। देखो
जनरल जो फेडरेशंस होती हैं, जो फेडरल कंट्रीज होती हैं, उनमें क्या होता है, दो कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं। एक तो होता है स्टेट के लिए होता है, दूसरा होता है किसके लिए, सेंटर के लिए होता है। जबकि इंडिया में क्या है, एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है, वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया। उसमें ना, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के लिए प्रोविजंस हैं, ठीक है। तो एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है, राइट, सिंपल है। जबकि देखो 2019 से पहले जम्मू कश्मीर में का अपना वो था कॉन्स्टिट्यूशन, अब बट वो उसका इनइफेक्टिव हो गया 2019 के बाद, जब इसके स्टेटहुड छीन लिया, राइट। अब उसे यूनियन टेरिटरी बना दिया गया विद लेजिस्लेचर, दो टुकड़ों में काटा और तोड़ दिया, यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। तो अब मतलब करंटली इंडिया में, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, वो है इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया, वो दोनों के लिए, सेंटर के लिए भी और स्टेट के लिए भी। नेक्स्ट अपन बढ़ते हैं, नेक्स्ट यूनिटी फीचर ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब अमेंडमेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोविजन है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का अमेंडमेंट का जो प्रोसीजर है वो क्या है, काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल है, कुछ प्रोविजंस, राइट। फ्लेक्सिबल कैसे है, मतलब उन्हें ना सिंपल मेजोरिटी से ही चेंज किया जा सकता है। जैसे आपको स्टेट का एरिया चेंज करना है, तोड़ना मोड़ना है, तो उसको सिंपल मेजोरिटी से आप कर सकते हो, राइट। पार्लियामेंट से रिलेटेड कुछ भी चीज हो आप सिंपल मेजोरिटी से कर सकते हो। सुप्रीम कोर्ट को ज्यादा जुरिडिक्शन देना है, सिंपल मेजोरिटी चाहिए बस आपको, सॉरी। तो ये सब चीजें आप क्या कर सकते हो, सिंपल मेजोरिटी से आप कर सकते हो। सिटीजनशिप आपको वो भी है, उससे रिलेटेड जो प्रोविजंस आपको सिंगल मेजोरिटी से आप कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज कर सकते हो, आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 10 तक, सॉरी 11 तक, हाँ, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। दैट्स व्हाई इंडिया का थोड़ा ये है, जैसे ब्रिटेन में है ना, बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल है कॉन्स्टिट्यूशन का, राइट, ऐसे ही है। तो कुछ प्रोविजंस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फ्लेक्सिबल है, कुछ क्या है रिजिड है, बस ये आपको याद रखना। नो इक्वालिटी ऑफ स्टेट रिप्रेजेंटेशन, बस ये आपको याद रखना। देखो यूएसए में क्या सिस्टम है, वहां पे है ना, जो सीनेट है, जो अपर हाउस है, जो जो रिप्रेजेंट करती है स्टेट्स को, 50 स्टेट्स को करंटली रिप्रेजेंट करती है, जो अपर हाउस है सीनेट, जो यूएस कांग्रेस का, जैसे हमारे यहाँ पे राज्यसभा वैसी वहां पे सीनेट है। वहां पे ना सीनेट में क्या होता है कि वहां पे 100 मेंबर है, और एवरी स्टेट, मतलब एवरी स्टेट से दो मेंबर वहां से इलेक्ट होते हैं, चाहे स्टेट बड़ा हो या छोटा हो, डजंट मैटर सच, राइट। अलास्का हो, फ्लोरिडा हो, लॉस एंजलिस, जो भी सारे स्टेट है ना वहां पे, एवरी स्टेट से दो मेंबर्स वो होते हैं आते इलेक्ट होके, ठीक है। जबकि यूएस, इंडिया में क्या है, इंडिया में स्टेट का रिप्रेजेंटेशन इक्वल नहीं है। वहां पे देखो जिसकी जितनी पॉपुलेशन है राज्यसभा में, मतलब स्टेट में जिसकी जिसकी ज्यादा पॉपुलेशन, जैसे यूपी की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है तो उसको सबसे ज्यादा सीट्स अलॉट हुई है राज्यसभा में। जबकि सिक्किम की पॉपुलेशन सबसे कम है तो उसको एक सीट अलॉट हुई है राज्यसभा में। तो मतलब राज्यसभा में रिप्रेजेंटेशन का सिस्टम यहाँ पे पॉपुलेशन के बेस पे है, ना कि मतलब इक्वल बेस पे, कि अगर आप स्टेट बड़ा हो छोटा हो, डजंट मैटर। देखो इंडिया में क्या है, सिक्किम की सीट एक है राज्यसभा में, और यूपी की कितनी 31 है, जो स्टेट्स को रिप्रेजेंटेशन इक्वल नहीं दिया गया पॉपुलेशन के बेस पे। देखिए यूएसए में क्या है, अमेरिकन जो सीनेट है वहां पे 100 मेंबर्स है, और एवरी स्टेट से 2 मेंबर इलेक्ट होते हैं, राइट। नेक्स्ट जो फीचर, जो यूनिटी फीचर गोइंग टू गो, इमरजेंसी प्रोविजन, इमरजेंसी। आर्टिकल 352 से लेकर 360 तक, आर्टिकल 352 से लेकर आर्टिकल 360 तक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इमरजेंसी प्रोविजंस का डील करता है, जिसमें से देखो नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352, स्टेट और कॉन्स्टिट्यूशन इमरजेंसी प्रेसिडेंट रूल जिसे बोलते हैं अपन आर्टिकल 356, फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360 बोल जिसके अंडर आती है। तीनों इमरजेंसी में क्या होता है, जैसे इमरजेंसी वो होती है ना, स्पेशली आपकी जो नेशनल इमरजेंसी है, राइट, उसमें ना क्या होता है, और अदर में अदर जैसे स्टेट प्रेजेंट रूल है तो वो स्टेट किसके अंडर आ जाए, सेंटर के अंडर आ जाए। फाइनेंशियल इमरजेंसी तो जो भी फाइनेंशियल फील्ड में जो भी मैटर्स होंगे वो किसके अंडर आएंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आ जाते हैं। दैट्स व्हाई ऐसे बोलते हैं कि आपने देखो कोई फॉर्मल वो भी नहीं किया, फॉर्मल अमेंडमेंट भी नहीं किया, और आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है फेडरेशन से क्या बन गया, यूनिटरी बन गया। ये इंडिया की यूनिक फीचर है, ठीक है। मतलब जैसे इमरजेंसी वो लागू होती है, प्रोक्लेम होती है, डिक्लेयर होती है, उसी टाइम पे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन क्या बन जाता है, यूनिटरी बन जाता है, ना कि फेडरल। बस ये भी इसकी सबसे बड़ी फीचर है, यूनिटरी फीचर है। नेक्स्ट है सिंगल सिटीजनशिप। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, फिर से रिपीट कर देता हूँ कि देखो इंडिया में यहाँ पे पॉलिटी तो डुअल है, बट इंडिया में सिटीजनशिप एक ही होती है, वो इंडियन सिटीजनशिप, राइट। जबकि यूएसए में क्या होता है, वहां पे डबल सिटीजनशिप का सिस्टम है, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए दोनों में, ठीक है। तो आपको याद रखना है, वहां पे देखो कोई स्टेट है ना, एक तो मतलब यूएसए का सिटीजन होता है, दूसरा वहां स्टेट, जैसे फ्लोरिडा स्टेट से, स्टेट ऑफ फ्लोरिडा से, तो उसकी स्टेट सिटीजनशिप भी होगी उसकी। जबकि इंडिया में क्या है, एक ही सिटीजनशिप है, वो है
आपकी इंडियन सिटीजनशिप, चाहे वो कहीं से भी हो, रिगार्डलेस ऑफ द स्टेट, राइट। नेक्स्ट है इंटीग्रेटेड जुडिशरी। जो यूनिटरी फीचर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वो यूनिटरी यूनिटरी फीचर का मतलब सॉरी इंटीग्रेटेड जुडिशरी का मतलब होता है कि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हेरारकी होती है, हेरारकी ऑफ द कोर्ट होती है। सबसे ऊपर क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट होता है, राइट। उसके बाद क्या होता है, हाई कोर्ट होता है। उसके बाद क्या होता है, जो सुबोर्डिनेट कोर्ट्स और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होती है वो होती है, राइट। तो अब है ना, ये तीनों कोर्ट्स, जो तीनों कोर्ट, तीनों हायरार्की, तीनों कोर्ट, सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट हो गया, ठीक है। तो वो तीनों कोर्ट है ना, सेंट्रल लॉज को भी इन्फोर्स कर सकती है और स्टेट लॉज को भी इन्फोर्स कर सकती है। मतलब हाई कोर्ट उस स्टेट के अंदर आती है जनरली, बट वो यूनियन गवर्नमेंट के जो एक्ट है, जो पार्लियामेंट के जो एक्ट है, सेंट्रल लॉज हैं, उनको भी इन्फोर्स कर सकती है। उसमें अगर कुछ डिफेक्ट है तो वो इनको नल एंड वॉइड वो कर सकती है, डिक्लेयर, राइट। तो उसके पास भी पावर है, उसको इंटरप्रेट कर सकती है, प्लस उनको वो मतलब कुछ भी इन्फोर्स करवा सकती है, राइट। इसी प्रकार स्टेट किसके, सुप्रीम कोर्ट स्टेट के जो होते हैं उनको भी कर सकती है इन्फोर्स, राइट, लॉज को। जबकि यूएसए में क्या होता है, स्टेट लॉज को स्टेट जुडिशरी इन्फोर्स करती है और फेडरल लॉज को फेडरल जुडिशरी, जिसे अपन वहां की सुप्रीम कोर्ट होती है, राइट, वैसे ही। तो वहां पे इंटीग्रेटेड जुडिशरी का सिस्टम नहीं है। और यहाँ पे आपको देखा ही होगा, यहाँ पे अगर आप हाई कोर्ट के फैसले से खुश नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, उसमें सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हो केस। और जो जुडिशरी आपकी डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी या सुप्रीम कोर्ट से कुछ नहीं हो तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट दोनों कर सकते हो, राइट। ऐसे ही होता है, सिंपल। नेक्स्ट है यूनिटरी फीचर ऑल इंडिया सर्विसेज। देखो आर्टिकल 315 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ऑल इंडिया सर्विसेज का प्रोविजन करता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। ऑल इंडिया सर्विसेज में कौन कौन थी, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस आती है जिसे आईएएस बोलते हैं, एक इंडियन पुलिस सर्विस आती है, ठीक है, और एक आता है आईपीएस जिसे बोलते हैं, और एक आता है इंडियन फॉरेन सर्विस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, फॉरेस्ट, ठीक है, फॉरेस्ट है। तो इंडियन फॉरेन सर्विस सेंट्रल सर्विस है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस क्या है, ऑल इंडिया सर्विस है, राइट। तो देखो इनके जो मेंबर्स होते हैं, आईएएस आईपीएस एंड आईओएस के जो मेंबर्स होते हैं, उनको ट्रेन कौन करता है, उनको रिक्रूट सेंटर करता है, उनको ट्रेन कौन करता है, देखो ट्रेन और रिक्रूट सेंटर करता है, राइट। बट वो काम कहाँ करते हैं, स्टेट्स में काम करते हैं। अल्टीमेट कंट्रोल किस सेंटर का होता है, सेंटर का होता है, जो ऑल इंडिया सर्विस के जो मेंबर्स होते हैं उनपे। दैट्स व्हाई इट्स वायलेट्स द प्रिंसिपल ऑफ फेडरलिज्म। क्योंकि देखो यूएसए में क्या सिस्टम है, वहां के सिविल सर्विस जैसे होते हैं, वहां पे स्टेट की जो यूएसए जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो होगी, फेडरल गवर्नमेंट की सर्विसेज अलग होंगी और स्टेट की अलग होंगी। वहां पे ऑल इंडिया सर्विस जैसा कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है वहां पे। नेक्स्ट जो उसको क्या बोलते हैं, हमारे यहाँ पे जो फीचर है यूनिटरी फीचर, वो इंटीग्रेटेड ऑडिट मशीन है। देखो कंट्रोल एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, आर्टिकल 148, आर्टिकल 148 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन केग के ऑफिस की वो अनाउंस करता है कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ये केग है ना, जो केग सीएजी, हमारा जो सीएजी है, वो क्या करता है, वो सेंट्रल और स्टेट दोनों जो गवर्नमेंट है उनके अकाउंट्स को ऑडिट करता है, ना कि सिर्फ सेंटर के। बट अपॉइंट कौन करता है, इनको अपॉइंट करेंगे सेंटर, इन पे कंट्रोल सेंटर का ही होता है। वैसे तो इंडिपेंडेंट ऑफिस होता ही है, बट अपॉइंट सेंटर करता है, रिमूवल भी सेंटर कर सकती है, राइट। मतलब प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं ऑब्वियसली, राइट। तो जो भी है, तो हाँ प्रेसिडेंट किसके होते हैं, जो पीएम काउंसिल मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, उनके एडवाइस पे काम करेंगे। आर्टिकल 74 जो हमने कल देखा था, लाइक लास्ट लेक्चर जो था उसका, ठीक है, हमने जो पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में देखा था, दैट्स व्हाई। तो ऑडिट देखो ये अपॉइंट कौन कर रहे हैं, प्रेसिडेंट कर रहे हैं, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है, इनको रिमूव सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकती है। बट ये ऑडिटिंग किसका कर रहे हैं, दोनों को कर रहे हैं, सेंटर का भी कर रहे हैं और स्टेट्स का भी कर रहे हैं। तो ये फेडरलिज्म को कर रहा है ना, वो उसके अगेंस्ट है। जबकि अमेरिकन जो कंट्रोल ऑडिटर जनरल है, कंट्रोल जनरल, वो क्या करता है, वो फेडरल गवर्नमेंट के अकाउंट्स को ऑडिट करता है बस। स्टेट्स के लिए अलग से आपके ऑडिटर वगैरह होते हैं वहां पे। नेक्स्ट है पार्लियामेंट्स अथॉरिटी अवर स्टेट लिस्ट। देखो पार्लियामेंट, अब देखो जितने उन्होंने दिए ना, लिमिटेड चीजें दी है आपको, बस एक में इसमें 4 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशंस होती हैं, ठीक है। स्टेट लिस्ट, जो 3 लिस्ट होती है शेड्यूल की, यूनियन लिस्ट, स्टेट कॉन्करेंट लिस्ट में, जो 3 लिस्ट में है ना, जनरली तो क्या करती है स्टेट लिस्ट में, क्या करती है स्टेट सी वो बनाती, लो बनाती। बट 5 एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस है जहां पे क्या करती है सेंट्रल गवर्नमेंट और जो बोलते हैं पार्लियामेंट, वो क्या लो बना सकती है। वो कैसे बना सकती है, एक तो होता है जब
नेशनल इमरजेंसी क्या हो, नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन में हो। सेकंड, स्टेट इमरजेंसी, कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी, प्रेसिडेंट रूल इन्फोर्सिबल हो, मतलब इन्फोर्स में हो। थर्ड है एग्रीमेंट, इंटरनेशनल एग्रीमेंट को रेक्टिफाई करने के लिए, उसके ऑब्लिगेशंस को पूरा करने के लिए पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट में कानून बना सकती है। फोर्थ है कि जब राज्यसभा रेजोल्यूशन पास कर दे इस फील्ड में, वो भी स्पेशल मेजोरिटी के साथ, स्पेशल मेजोरिटी के साथ अगर राज्यसभा वो कर दे पास, ठीक है। मैं आपको सीधे समझाता हूँ, मैं मतलब इसमें काफी ज्यादा डिटेल इतना नहीं है, मैं फिर भी बता देता हूँ आपको, ठीक है। सारी डिटेल्स तो नहीं दी इसमें। तो राज्यसभा जब रेजोल्यूशन पास कर दे इन द इंटरेस्ट, इन द नेशनल इंटरेस्ट, तो विद स्पेशल मेजोरिटी, तो स्टेट लिस्ट में पार्लियामेंट कानून बना सकती है। नेक्स्ट जो लास्ट है, जब 2 and more states request parliament to form like to enact the law on the state list, तो जो दो से ज्यादा जो स्टेट्स होंगे, अगर वो पार्लियामेंट से रिक्वेस्ट करें कि हमारे जो लिस्ट पे आप कानून बना दो, एक कॉमन कानून लॉ बना दो, ठीक है, एक्ट बना दो, तो पार्लियामेंट बना सकती है, बट वो दो उन्हीं स्टेट्स में लागू होगा, बस आपको याद रखना है, राइट। नेक्स्ट, अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नमेंट, आपको पता ही कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। बस ये एक तरह से एजेंट ऑफ द सेंटर होता है, जो भी टसल चलती है जो गवर्नर एंड चीफ मिनिस्टर वो जो इलेक्टेड होता है, और गवर्नर क्या होता है, अपॉइंटेड हेड होता है, हेड ऑफ द स्टेट होता है, सीएम हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है। तो उनमें क्या होता है, टसल चलती है। क्यों चलती है? क्योंकि जनरली क्या होता है, टसल कब चलती है, जब सेंट्रल मतलब यूनियन लेवल पे जो गवर्नमेंट है वो किसी दूसरी पार्टी की, और स्टेट पे किसी लाइक स्टेट का जो सीएम है किसी दूसरी पार्टी से हो, जनरली ऐसे ही होता है। तो वो क्या करता है, देखो अपॉइंट प्रेसिडेंट करेंगे, उनको रिमूवल भी प्रेसिडेंट कर सकते हैं जब उनका मन चाहे, मतलब वो प्लेजर जब तक प्रेसिडेंट का बरकरार रहेगा तब तक ऑफिस में बने रहेंगे, जब उनको प्लेजर खत्म हो जाएगा प्रेसिडेंट, तो फिर गवर्नर को रिमूव कर सकते हैं कभी भी। तो एक तरह से ये गवर्नर एजेंट ऑफ द सेंटर की तरह काम करता है। उनका कहना आपने देखा होगा, जैसे तमिलनाडु वगैरह में आर एन जो रवि है वहां पे जो गवर्नर है, ठीक है। इवन वेस्ट बंगाल पे जो है, और इवन जो पंजाब में भगवंत मान जी है जो सीएम है, और उनकी जो गवर्नर उनकी भी टसल चलती है अलॉन्ग से अरविंद जो क्या बोलते हैं जो आपके नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, एनसीटी ऑफ दिल्ली में जो गवर्नर है और जो सीएम है, उनके बीच भी टसल चलती रहती है। जो भी मतलब तमिलनाडु में डीएमके की गवर्नमेंट है रही, तो उनमें टसल चलती है, ऑपोजिशन में जहां जाओगा वहां पे टसल चलेगी। नेक्स्ट है दैट्स व्हाई, तो ये फेडरल फीचर को क्या करता है, अपॉइंट करता है। जब यूएसए में क्या होता है, यूएसए में जो गवर्नर होता है वो इलेक्टेड होता है, बस आपको याद रखना है, ठीक है। बस नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इंटीग्रेटेड इलेक्शन मशीनरी देखो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है ना, आर्टिकल 324 में बोलता है, कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होगा, ठीक है। वो दोनों के देखो इलेक्शन करवाता है, सेंट्रल लेजिस्लेचर भी करवाता है, स्टेट लेजिस्लेचर के भी करवाता है, इसके साथ किस किस करवाता है, प्रेसिडेंट करवाता है, वाइस प्रेसिडेंट के भी करवाता है। तो देखो सेंट्रल लेजिस्लेचर में स्टेट मतलब सेंट्रल लेजिस्लेचर में लोकसभा राज्यसभा दोनों आते हैं, स्टेट लेजिस्लेचर में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एंड स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल आती हैं जो सिर्फ 6 स्टेट्स में ही है, राइट। अलोंग विद प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए भी करवाते हैं, बट अपॉइंट कौन करता है उनको, प्रेसिडेंट साहब करेंगे, राइट। देखिए आप प्रेसिडेंट बनाते हैं बॉडी, उनको अपॉइंट कर देंगे, बट वो क्या कर रहे हैं, उनको रिमूव करना तो उनके हाथ में नहीं होता इतना ज्यादा, ऑब्वियसली उसके लिए सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव करना जैसी पावर्स चाहिए होती है, सेम ग्राउंड एंड सेम एंड होता है। बट हाँ अपॉइंट कौन करते हैं, जो आपके प्रेसिडेंट साहब होते हैं, एक कमेटी बनती है उसके बेस पे प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। बट आप समझिए ना, अपॉइंट प्रेसिडेंट साहब कर रहे हैं, इलेक्शन दोनों करवा रहे हैं, स्टेट लेजिस्लेचर की भी तो करवा रहे हैं, दैट्स व्हाई इट इज अ वायलेशन ऑफ द फेडरल फीचर ऑफ आपके कॉन्स्टिट्यूशन का। नेक्स्ट, वीटो ओवर स्टेट बिल्स। देखो जो स्टेट का गवर्नर होता है ना, जिसे हेड ऑफ स्टेट बोलते हैं, वो क्या होता है, उसके पास पावर होती है। आर्टिकल जो कॉन्स्टिट्यूशन ने खुद ने बोला है कि उनके पास पावर है कि वो है ना कुल बिल को जो आपके प्रेसिडेंट उनकी कंसिडरेशन के लिए क्या कर सकते हैं, रिजर्व कर सकते हैं, बस। मतलब कोई स्टेट आपने देखा होगा, जैसे तमिल डीएम के जो वहां पे आपकी जो क्या नाम है उनका पीएम का, सॉरी सीएम का नाम आई फॉरगॉट द नेम, एमके स्टालिन, सॉरी हाँ, जो स्टालिन है वहां पे, तो उनकी जो लेजिस्लेचर जो असेंबली है तमिलनाडु की, उन्होंने एक्ट लाया था नेट से, आई थिंक स्टेट कुछ नेट को स्टेट लेवल पे उनको कुछ कंडक्ट करवाने का कुछ सिस्टम था उसमें, ठीक है, ऐसा कुछ प्रोविजन वगैरह थे, राइट। तो हुआ क्या, जब वो एक्ट वहां पे जो उनका मतलब बिल वहां पे पहुंचा, दोनों लाइक स्टेट पास कर दिया, उसके बाद जब गवर्नर के असेंट के लिए पहुंचा, तो उन्होंने पहले तो उन्होंने कुछ वो उसको मतलब पेंडिंग रखा, उस पर वो नहीं किया, एक्शन नहीं लिया, ना उसको विथहोल्ड किया, ना उसको असेंट दी, ना उसको रिकंसिडरेशन के लिए वापस भेजा। बट जब बहुत ज्यादा सुप्रीम कोर्ट को प्रेशर आया, तो उन्होंने आर एन जो रवि है वहां पे, उन्होंने प्रेसिडेंट की क्या बोलते हैं कंसिडरेशन में उसको रिजर्व कर दिया। तो ऐसे ही होता है,
तो उससे क्या होता है, प्रेजेंट आप पेंडिंग देख सकते हैं, राइट। तो ऐसे होता है, उससे क्या होता है, अननेसेसरी डिले होता है, एडमिनिस्ट्रेशन में दिक्कत होती है। और प्रेजेंट उसको क्या कर सकते हैं, उसको विथहोल्ड कर सकते हैं, मतलब उसको फाड़ फेंक सकते हैं, राइट। सिंपल है। ऑस्ट्रेलिया और यूएसए में सब सिस्टम नहीं होता है, अलग अलग सिस्टम होता है वहां पे सीधा। अब जो नेक्स्ट, देखो मैं आपको बताना चाहता हूँ बस, ये बहुत बड़ा मतलब ये क्या बोलते हैं, देखो क्रिटिकल एवोल्यूशन है यहाँ पे। हाँ देखो बहुत ज्यादा है यहाँ पे, 3-4 पेज है, राइट। तो इसको मैं आपको सिंपल सी मतलब लैंग्वेज में आपको समझाना चाहता हूँ, ठीक है, ज्यादा आपका टाइम नहीं लूंगा, बहुत जल्दी से मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ यहाँ पे। देखो मैं आपको एक बार रिवाइज करवा देता हूँ यहाँ से। देखो देखो आपको क्या है ना, जब आप करो ना, क्या बोलते हैं उसको, रिविजन करो ना, तो आप एक काम करो ना, वो कहाँ गई लिस्ट, 1 मिनट यार कहाँ चली गई, 1 सेकंड, हाँ ये रहा। तो देखो आपको ये क्या करना है, अब जिस जैसे यहाँ पे देखो सारे फीचर्स दे रखे हैं, तो आपको क्या करना है, इन फीचर्स को सीधा यहीं से पढ़ लेना डायरेक्टली, डुअल गवर्नमेंट होती है, ठीक है। आप अपना टाइम वेस्ट मत करिएगा, सीधा इसमें से ही आपको पढ़ लेना है, ठीक है। वहाँ पे बहुत बड़े बड़े लिखे हैं, आपको समझ में आ गया होगा, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन होता है, बाई कैमरल वगैरह सब कुछ ये पढ़ते, इनको कंपेयर करिएगा। और जो इंडिया का फेडरल फीचर आपको पढ़ना पड़ेगा ऑब्वियसली, ये आपको ऐसे भी कर सकते हो आप कि देखो ये जो सारी फीचर्स है ना मोस्टली इंडिया में मिल जाएंगी, और यहाँ से कुछ फीचर्स इंडिया में मिलेंगी, कुछ नहीं मिलेंगी, ठीक है। अब जो लास्ट जो टॉपिक उसको पढ़ लेते हैं अपन, क्रिटिकल एवोल्यूशन। अब क्रिटिकल एवोल्यूशन मतलब है कि अब भाई सही से बताओ, देखो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में क्या फेडरल फीचर्स भी हैं, यूनिटरी फीचर्स है, अब बताओ तो सही कि इंडिया का फेडरलिज्म है कौन सा, ये यूनिटरी है या क्या है भाई। अब तो देखो, अब मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इंडिया का फेडरल जो सिस्टम है, फेडरलिज्म है, वो ना तो यूएसए की तरह है, राइट, ना तो पूरा फेडरल है, ना ही पूरा ब्रिटेन की तरह यूनिटरी है। तो जो केसी वेयर है, जो पॉलिटिकल एक्सपर्ट है, उन्होंने इसे इंडिया के फेडरलिज्म को बोला कि क्वाजी फेडरल है, मतलब क्वाजी मतलब आधा, आधा फेडरल है आधा यूनिटरी है। सिंपल, जो सिंपल है, उसके साथ ही ये देखो कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं आपको सीधा ही आगे बढ़ा जाता हूँ, यहाँ पे आपको बस नहीं पढ़िएगा आप ये सब चीजों में, कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। देखो अब ऐसे देखो, आप ये भी आप देखो बोल सकते हो कि पोल एप्ले बलाई है, ये कुछ क्या बोलते हैं पॉलिटिकल एक्सपर्ट है, इनकी बुक है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, ये बुक है, उन्होंने उसमें बोल दिया एक्सट्रीमली फेडरल। तो मैं मेरी आप राय क्या होगी, मेरी ओपिनियन इसमें आप अगर पूछोगे तो ये होगी कि देखो आपको जब जनरली देखो इसी जो आपके केसी वेयर है हमारे यहाँ पे, इनके जो बोला ना, ये एक्चुअली में इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन को सही डिफाइन करता है। बट फॉर रेफरेंस, जब यूपीएससी पूछ ले आपके मेंस में कि क्रिटिकली इवैल्यूएट द फेडरल सिस्टम ऑफ इंडिया, ये क्वेश्चन आ जाए जब 10 मार्कर्स या 15 मार्कर्स का, तो आपको है ना तीन तीन पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स के स्टेटमेंट को याद रखना। एक तो देखो केसी वेयर को तो आपको याद रखना ही, उनको तो आप भूल ही नहीं सकते, ये तो इंपॉर्टेंट है ही, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके साथ ही एक ऐसे पॉलिटिकल एक्सपर्ट का आप याद रखिएगा जो क्या हो, जो बताए फेडरल, दूसरा बोलते कंप्लीटली यूनिटरी बता दे आपको, बस तीन का याद रखना। एक बोलता बीच वाला, मतलब एक तो देखो केसी वेयर बीच वाले हो जाएंगे, एक होंगे जो फेडरल बोलेंगे पोल, एक बोलेंगे पूरा यूनिटरी है। तो अपन केसी वेयर को तो आपको याद रखना बीच वाला है, ये हमारा आंसर अल्टीमेटली, हमारा जो कंक्लूजन यही पे होना चाहिए, केसी वेयर के उन पे होना चाहिए। बट देखो एक हम इनका पोल एप्लीबाई का याद रखेंगे, उन्होंने इंडिया को जो फेडरल सिस्टम बोला एक्सट्रीमली फेडरल, ठीक है। अब देखो Ivan Jennings, though he is very potent, like he is very popular क्वेश्चन एक्सपर्ट्स, बट यहाँ पे हमारे काम के क्यों नहीं है, क्योंकि वो है ना वही बोल रहे हैं जो आपके जो केसी वेयर बोल रहे हैं ना, वैसी वेयर वही बोल रहे हैं। अब मैं बताता हूँ आपको कुछ, हाँ देखो 1 मिनट, हाँ बस 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 अब मिल गया। देखो एक तो आप है ना इसको, ग्रोविन जो ऑस्टिन है ना, ये भी बहुत बड़े फेमस मतलब क्या बोलते हैं ये है, मतलब पॉलिटिकल एक्सपर्ट है, इन्होंने इंडियन फेडरलिज्म को कोऑपरेटिव फेडरलिज्म बोला है। तो देखो आपको तीन याद रखने हैं बस, मैं आपसे यही वो करूंगा, आपसे रिकमेंड करूंगा। देखो एक तो आप क्या क्या याद रखिएगा कि जो केसी वेयर है, इनको तो आप बोल ही नहीं सकते, उन्होंने क्वाजी फेडरल बोला इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को। पोल एप्लीबाई ने उन्होंने एक्सट्रीमली फेडरल बोल दिया,
जबकि जो ग्रोविन ओस्टिल है उनका कोऑपरेटिव फेडरलिज्म बोला है। मतलब आपको है ना कंक्लूजन में कौन कौन से दो आपको यूज करने हैं। देखो पहले तो आपको ये बता देना है कि पॉल एप्लाई एक्सट्रीमली फेडरल बोला है, जबकि केसी वेयर ने क्या बोला है, क्वाजी फेडरल बोला है। अब जो कंक्लूजन में आप या तो इन दोनों को ऐड कर लेना, ये तो ग्राविन ओस्टिल और जो आपके केसी वेयर को बोल देना कि क्वाजी फेडरल है या और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म भी है इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है राइट। तो बस आपको याद ही रखना है, इन तीनों के नाम आप याद रखिएगा, ग्रोविन ऑस्टिन, पॉल एप्लाई और आपका जो केसी वेयर है। पॉल एप्लाई ने एक्सट्रीमली फेडरल बोला है, ग्रोविन ऑस्टिन ने क्या बोला, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म बोला है, और केसी वेयर ने आपको क्वाजी फेडरल बोला है इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन को। अब देखो थोड़े अंबेडकर साहब की भी बात सुन लेते हैं, वो क्या कहना चाहते थे। वो जब उनको डिबेट चल रही थी उन्होंने क्या बोला कि देखो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन देखो एक तरह से तो कंप्लीटली वो क्या है, फेडरल है, क्योंकि वहां पे डुअल पॉलिटी है, राइट। बट उन्होंने बोला जब उसके जब जैसे यूएसए में वैसे इंडिया के मेंबर्स ने जब ये क्रिटिसिज्म किया कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक तरह से उन्होंने कुछ मेंबर्स जो कॉन्स्टिट्यूशन में बोला कि ये भी बहुत ज्यादा सिंपलाइजेशन है आपका, अगर आप इसको बोला बोल रहे हो ना कि ये तो बस स्टेट्स तो बस उनको म्युनिसिपल सेंटर के लिए रिड्यूस कर दिया गया है, उनका काम बस म्युनिसिपलिटी तक रह गया है। तो उन्होंने क्या बोला कि ये एक तरह से मिसअंडरस्टैंडिंग है ऑफ मतलब कॉन्स्टिट्यूशन की, ठीक है राइट। तो उन्होंने ये बोला कि देखो स्टेट का वो डिपेंडेंट नहीं है सेंटर के ऊपर किसी भी तरीके से, ना तो उसकी लेजिस्लेटिव फील्ड, एग्जीक्यूटिव फील्ड, हाँ फाइनेंशियल जो ऑब्वियसली जो है फील्ड उसमें स्टेट पे डिपेंड और सेंटर पे डिपेंड करेंगे, राइट है ना। बट इससे आप वो नहीं बोल सकते सेंट्रलिज्म, राइट, अपने फील्ड में वो उनको ऑटोनॉमी है, राइट। तो ये बात आप इतना से याद रखिएगा कि उनकी वो क्या बोल सकते हैं, अपने फील्ड में वो क्या ऑटोनॉमस हैं स्टेट्स। अब नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट थी वो बोम्बई केस है अब 1994 का। सुप्रीम कोर्ट में इस केस में क्या बोल दिया, जो कि फेडरलिज्म है ना वो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है। क्या बोला, फेडरलिज्म क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। बस ये तो मतलब आपको क्या याद रखना है इसको, इतना मतलब ये सब रट के